Welcome everyone, welcome to TH Academy. Hope you all are well. So guys, today's lecture is very important and interesting because आज हम start करेंगे अपना testing hypothesis of test statistics. So as you can see the example which says that an electric firm manufactures light bulb that has a lifetime that is approximately normally distributed with a mean of 800 hours and a standard deviation of 40 hours. Test the hypothesis that mu is equals to 800 hours against the alternative mu not equals to 800 hours. If a random sample of 30 bulbs has an average life of 788 hours. अच्छा, अब हमारे पास एग्जाम्पल है. हमें पहले तो ये चेक करना है कि ये कौन सा टेस्ट है. जैसे मैंने आज का टॉपिक हमारा टेस्ट टी टेस्ट है, तो कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में कि ये टी टेस्ट है या एफ टेस्ट है. तो इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि हमसे क्या पूछ रहा है. तो यहाँ पे देखें, एन इलेक्ट्रिक फर्म मैन्युफैक्चर द लाइट बल्ब्स दैट हैव अ लाइफ टाइम ऑफ दैट इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इट मीन्स कि ये हमारे पास जो सवाल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हमारे पास एजम्पशन क्या आएगी, हमारे पास एजम्पशन आएगा कि डेटा जो है हमारे पास वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है. डेटा मस्ट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सही. विद द मीन ऑफ 800 आवर्स, ये हमारे पास मीन है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 आवर. एस डी हमारे पास कितना है, 40 आवर्स. टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू 800 आवर्स अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव म्यू नॉट इक्वल्स टू 800 आवर्स. ये हमारे पास म्यू है, म्यू इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन है. इसके लिए एक चीज़ होती है कि जब म्यू हमारे पास इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू हो तो हमारे पास टेस्ट जो होगा वो टू टेल टेस्ट होता है. सही है. अगर म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो या लेस देन इक्वल्स टू हो तो इसके लिए राइट टेल और लेफ्ट टेल का यूज़ करते हैं. लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू गिवन है. इट मीन्स दी हमारे पास टेस्टिंग होगी वो टू टेल टेस्ट होगी. क्रिटिकल रीजन भी हमारे राइट और लेफ्ट दोनों टेल्स के बनेंगे. ओके. और नेक्स्ट क्या है, इफ़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 30 बल्ब्स हैज़ एन एवरेज लाइफ टाइम ऑफ 788 आवर्स. रैंडम सैम्पल्स हमारे पास कितने हैं, 30. अब एक पॉइंट आप लोग नोट कर लें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू टी टेस्ट, विच इज़ कि जब हमारे पास रैंडम सैम्पल्स 30 या लेस देन 30 हों तो हम यूज़ करते हैं टी टेस्ट. टी टेस्ट का पता कैसे लगाएंगे, हम रैंडम सैम्पल्स देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन में कितने गिवन है. अगर यहाँ 30 गिवन हो या लेस देन 30 हो तो हमें आइडिया लगा लिया कि भाई ये हमारे पास टी टेस्ट है. लेकिन अगर रैंडम सैम्पल ग्रेटर देन 30 हो तो जेड टेस्ट लगता है. उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूँगी. अभी मैंने फ़िलहाल ये टी टेस्ट का मैंने बताया आप लोगों को कि जब रैंडम सैम्पल 30 या 30 से लेस देन हो तो हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं, और अगर ग्रेटर देन 30 हो तो जेड टेस्ट यूज़ होता है. अच्छा, टेस्टिंग के क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और सोल्यूशन के बाद हम स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह करके लिखते हैं. लेकिन आप लोगों के लिए आसानी के लिए कि हम किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज ना हो तो एक जगह लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है. अब देखें यहाँ पे मैंने सोल्यूशन के नीचे लिखा हुआ है ना, म्यू हमारे पास कितना था, मीन हमारे पास कितना था 800. स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन की शॉर्ट फॉर्म होती है एस डी. एस डी हमारे पास कितना है 40. रैंडम सैम्पल्स यानी स्मॉल एन, रैंडम सैम्पल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से. स्मॉल एन हमारे पास कितना है 30 और एक्स बार हमारे पास कितना है 788 आवर्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, सबसे पहले तो आपने हेडिंग डालनी है स्टेप 1 की, जैसे मैंने डाली है. उसके बाद लिखना है H0 कॉलन और H1 कॉलन. H0 में क्या आएगा, H1 में क्या आएगा, वो हमें पता लगेगा कि हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और हमें पता लगेगा कि H1 और H0 में कौन सी वैल्यूज़ आएंगी. ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है H0 और H1 की वैल्यूज़. अच्छा, H0 में तो हमेशा इक्वल्स टू की वैल्यू आएगी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी, और H1 में आएगी जो नॉट इक्वल्स टू हो रहा होगा. एक कंडीशन होती है कि हो सकता है हो, और दूसरी कंडीशन होती है कि ना हो. तो पहली कंडीशन हमारी H0 में आएगी म्यू इज इक्वल्स टू 800, और सेकंड H1 में आएगी हमारे पास म्यू नॉट इक्वल्स टू 800. तो हम यहाँ लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू 800 और म्यू नॉट इक्वल्स टू 800. और फिर हमें यह भी बताना होगा कि हमारे पास ये जो टेस्ट है वो टू टेल टेस्ट है, बिकॉज इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन गिवन है ना. मैंने बताया कि इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू में हम लिखते हैं टू टेल टेस्ट. इसमें क्रिटिकल रीजन्स भी दो बनेंगे हमारे पास लेफ्ट साइड पे
और राइट साइड पे कैसे बनेंगे वो स्टेप के आगे स्टेप में बताऊंगी। सही है, पहला स्टेप ये करना है, फिर सेकंड स्टेप की हेडिंग बनानी है। अच्छा, सेकंड स्टेप में हम लिखते हैं कि सिग्निफिकेंस लेवल कितना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ कि भाई सिग्निफिकेंस लेवल कितना है। जब कुछ नहीं गिवन होता तो हम सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 लेते हैं, वरना अगर क्वेश्चन में जो भी सिग्निफिकेंस लेवल गिवन हो वो राइट कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं गिवन तो हम लिखेंगे सिग्निफिकेंस लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 which is the significance level। उसके बाद स्टेप नंबर 3 की हेडिंग डालनी है और लिखना है हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें आएगा हमारे पास फॉर्मूला। टी टेस्ट के लिए कोई फॉर्मूला तो होगा ना कि जिसके लिए उससे हम आगे क्वेश्चन को अपना सॉल्व कर सकें। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। टी कैलकुलेटर इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन टी अल्फा अपॉन 2 कॉमा एन माइनस 1। यहाँ पे वैसे टी अल्फा अपॉन 2 तब आता है जब हम 2 टेल टेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जब इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन गिवन होती है। अदरवाइज यहाँ पे हम लिखते हैं सिर्फ अल्फा। यहाँ पे हमारे पास लेकिन 2 टेल टेस्ट है तो हमने अल्फा अपॉन 2 लिखा है। सही है। स्टेप नंबर 3 में हम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर 3 में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे खाली टी कैल का, और ये बेसिकली जो यूज़ होगा वो होगा स्टेप नंबर 4 में, जब हमें क्रिटिकल रीजन्स निकालने होंगे। हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की हेडिंग डाल के ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ लिखना है और आगे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। देखिए हमने सारी वैल्यूज़ तो निकाली हुई है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है, सिंपल। देखिए यहाँ पे हमने पहले ही यहाँ पे डाटा सारा बनाया हुआ था ऑलरेडी। मैंने इसलिए कहा था ताकि हमें इस स्टेप के लिए ज़रूरत ना पड़े कि हम क्वेश्चन में से ढूंढ रहे हो कि भाई म्यू क्या है और एक्स बार क्या है। तो मैंने पहले से यहाँ नोट कर लिया था, वैल्यूज़ मैंने यहाँ डाली हैं। और ये देखें एक्स बार 788 माइनस म्यू 800 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 40 अंडर रूट डिवाइड बाय अंडर रूट एन क्या होता है, रैंडम सैम्पल्स 30। ये निकाल दिया है। कैलकुलेटर में आंसर डालेंगे, हमारे पास आंसर आएगा -1.643। ये हमारे पास आ गया है टेस्ट कैलकुलेटेड, यानी टी कैल की वैल्यू आ गई है। फिर उसके बाद हमने स्टेप नंबर 4 लिखना है और लिखना है क्रिटिकल रीजन्स। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल रीजन्स। तो क्रिटिकल रीजन्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला, यहाँ मैंने बेसिकली ये देखा जाए तो ये टी कैल का फॉर्मूला, ये टी टैब का फॉर्मूला, टी टैबुलेटेड का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 4 में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टी टैबुलेटेड इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, टी स्मॉल टी अल्फा अपॉन 2 कॉमा स्मॉल एन माइनस ऑफ 1। ये हमारे पास आ गई क्रिटिकल रीजन का फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा हमारे पास कितना है, सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास कितना है, ये मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पे। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, सिग्निफिकेंस लेवल कितना है 0.05 डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल एन रैंडम सैम्पल, नंबर ऑफ रैंडम सैम्पल कितना है हमारे पास, रैंडम सैम्पल कितना है हमारे पास 30 माइनस ऑफ 1। अब 0.05 को डिवाइड करेंगे 2 से, 30 में से 1 माइनस करेंगे ऐसे। ये देखें 0.05 डिवाइड बाई 2 0.025 कॉमा 30 माइनस 1 29। अब हमें यूज़ करना होगा टी टेबल। ये देखिए मैंने यहाँ इस तरह से लिख भी दिया है बाय टेबल, ताकि हमें टेबल्स यूज़ करना पड़ेगा इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए। टेबल कैसे यूज़ करेंगे मैं बताती हूँ आपको। सो गाइस दिस इज़ आवर टी टेबल। ये टी टेबल आप लोगों को गूगल से भी मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करना होगा टी टेबल और फिर वहाँ से मिल जाएगा। फिर उसकी वैल्यूज़ बस वो चेक करना पड़ेगा कि वही वैल्यूज़ हैं जो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, वरना ऐसा ना हो कई बार होता है ना दूसरे टेबल्स निकल आते हैं और फिर इससे सॉल्व करते हैं और आंसर कुछ और ही आ रहा होता है। तो ये वैल्यूज़ गौर से देख लें, यही वैल्यूज़ वाला टी टेबल निकालिएगा। अच्छा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो, कैमरा हिल गया सॉरी। हमारे पास ये वैल्यू है 0.025 और 29। 0.025 और 29 याद रखिएगा। अब इसको हम टेबल में कैसे देखेंगे, 0.025 का कॉलम देखें यहाँ पे, ये रहा 0.025 का कॉलम, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आती है 29। 29 हम यहाँ पे चेक करेंगे 29 कहाँ पे आ रहा है, ये तो ये 29 हमारे पास आ गया ये। और 0.025 के कॉलम में देखेंगे कि 29 पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 2.045।
ये हमारे पास वैल्यू आ गई है टी टेबुलेटेड की। सही, इजी है। ये यहाँ पे टी टेबुलेटेड की वैल्यू आ गई है 2.045। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताऊँ आप लोगों को कि जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला है ना, यहाँ पे 2 टेल टेस्ट है। ये देख मैंने पे आप लिखा हुआ भी है 2 टेल टेस्ट। जब भी 2 टेल टेस्ट होता है तो जब हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं यानी टेबुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, उसके आगे हम प्लस और माइनस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, ये देखें, ये 2.045 एज इट इज़, और यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस और माइनस, बिकॉज टेस्ट के कौन सा वाला हमारे पास 2 टेल टेस्ट है। इसके बाद हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है, एजम्पशन रीजन और रिजेक्शन रीजन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ होगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेना है, और क्रिटिकल वैल्यूज़ और क्रिटिकल रीजन बनाने के लिए 2 कलर्स यूज़ करते हैं हमेशा, ताकि हमारा जो पॉइंट है और मार्किंग है वो सही से नज़र आए कि किस तरह मार्किंग करनी है हमें। तो सबसे पहले ये शेप ड्रॉ करनी है, उसके बाद सिंपली बीच में से एक्यूरेट करके हाफ करके डॉटेड लाइंस लगानी है। इस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट हाफ करके बीच में इस तरह डॉटेड लाइंस लगानी है। फिर अपनी टेबुलेटेड वैल्यू देखनी है कि हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू क्या आई थी। हमारे पास वैल्यू आई थी +-2.05। प्लस माइनस बेसिकली 2 वैल्यूज है क्योंकि हमारे पास 2 टेल टेस्ट है। प्लस वैल्यू इधर आएगी, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा राइट साइड पे आती है और नेगेटिव वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड पे आती है। इसको भी ड्रॉ करना है हमें, इस तरह से ड्रॉ करनी है। पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पे लिखनी है, नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड पे लिखनी है। सही है। अब हम जाएंगे अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू की तरफ। कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ पे आ रही है, उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को। जब 2 टेल टेस्टिंग हम ड्रॉ कर रहे होते हैं इसका क्रिटिकल रीजन्स, तब दोनों साइड पे मैंने लाइन मार्क कर लिए। इसके बाद यहाँ पे कलर फिल करना होगा, हल्का हल्का सा इस तरह शेड देना होगा ताकि क्लियर हो जाए कि ये 2 टेल टेस्ट है। इस तरह करना होगा आप लोगों को, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना है किसी भी अच्छे से कलर से। और फिर हम कैलकुलेटेड वैल्यू ड्रॉ करेंगे इस पर, कौन सी कैलकुलेटेड वैल्यू थी हमारी, देखते हैं चल के। सो इन स्टेप नंबर 3 आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ -1.643। -1.643 माइनस यानी राइट साइड पे नहीं बनेगा, लेफ्ट साइड पे बनेगा, क्योंकि सारी नेगेटिव वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे हैं। देखें, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू है, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू है। हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है, -1.6। -1.6 जो है वो इस साइड पे बनेगा, लेफ्ट साइड पे बनेगा। कुछ इस तरह ड्रॉ होगा, क्योंकि देखें यहाँ पे मैंने -1.6 यहाँ कैसे बनाया, ये देखें, ये 0 है, -1, -2, -3, इसी तरह यहाँ +1 +2, तो 1 -1 2 के 2 से पहले आएगा, -2 से पहले यहाँ पे आ रहा है हमारे पास -1.6। अब हम इसको लेबल करेंगे कि भाई इसमें कौन कौन सी रिजेक्शन रीजन्स बन रहे हैं। तो ये हमारे पास आता है रिजेक्शन रीजन, क्योंकि ये यहाँ पे भी ये रिजेक्शन रीजन है हमारे पास, क्योंकि 2 टेल टेस्ट है तो ये रिजेक्शन रीजन आ गया हमारे पास। और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन। ये हमारे पास कलर्ड पार्ट जो था वो मैंने रिजेक्शन रीजन ड्रॉ यहाँ लिखा हुआ है, शो किया हुआ है, और बाकी ये जो पूरा एरिया था वो है एक्सेप्टेंस रीजन। अब हमें निकालना है अपना डिसीजन, कि हमारा डिसीजन क्या आ रहा है। डिसीजन ऐसे निकलता है कि ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, -1.6। जो भी हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही होगी, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही होगी, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये कहाँ लाई कर रही है, ये पूरा एक्सेप्टेंस रीजन है ना, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर -1.6 की जगह कोई और वैल्यू होती, -3 होता, जो कि हमारे पास रिजेक्शन रीजन में आ रहा होता, तो फिर हम अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं सिंपली। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर रिजेक्शन रीजन में जाएगी तो लाजमी सी बात है रिजेक्शन रीजन रिजेक्ट कर रहे हैं हम नल हाइपोथेसिस को, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, तो हम डिसीजन में लिखेंगे since the calculated value -1.6 lies in acceptance region, therefore we accept H0 null hypothesis। इस तरह से अपना डिसीजन शो करना है। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की टेस्टिंग में। अगर हम अपना डिसीजन नहीं लिखेंगे तो
पूरे पूरे मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं, चाहे आप लोगों ने पूरे पूरे स्टेप्स किए हों। सो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी है, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि हमें देखना पड़ता है कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। ईजी है कैलकुलेटेड वैल्यू, यहाँ पे हमने अगर अपना क्रिटिकल रीजन सही ड्रॉ किया है ना, तो हमारे डिसीजन भी सही आएगा। अगर डिसीजन गलत तब होता है जब हम अपना क्रिटिकल रीजन गलत ड्रॉ करें। सो उसके बाद हमने निकालना है अपना कंक्लूजन निकालना है। उसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा दोबारा से, और फिर कंक्लूजन निकालना होगा पूरे इस एग्जाम्पल का कि हमने क्या क्या किया है और ये रिजेक्ट कैसे किया है, क्यों किया है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिसीजन में, लेकिन कंक्लूजन भी देना इम्पॉर्टेंट होता है। सो गाइज़, ये था आज का बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसमें हमने डिस्कस किया है टेस्टिंग हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो एग्जाम्पल थी वो, और टी टेस्ट को हमने डिस्कस किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, और उसमें मैं डिस्कस करूँगी जेड टेस्ट। वो भी सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है अल्फ़ा का और फॉर्मूले का, बाकी टोटली सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है दोनों में। वो मैं डिस्कस करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। So guys, if you have any question related to this topic, you can ask me in comment section. So guys, I hope you like the video. Please subscribe this channel and share this video. So next video में, next lecture में आप लोगों से मुलाकात होगी। take care of yourself. और दूसरी ये चीज़ कि अगर कोई भी टॉपिक उस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो आप लोग को ना समझ आए, तो मुझे आप लोग बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और मैथ्स से मेरे प्लेलिस्ट में मैथ्स की भी प्लेलिस्ट है, तो आप लोग उस पर भी जाके देख सकते हैं। मैथ्स से रिलेटेड कोई टॉपिक हो जो ना समझ आ रहा हो, तो उस कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।